स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। तो हम कर रहे हैं फ्लूइड मशीनरी या फिर हाइड्रोलिक मशीन जिसे हम कहते हैं। दिस क्लासेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इक्वली फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ESC एग्जामिनेशन, इन गेट एग्जामिनेशन एंड छोटे मोटे SSC वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है उसमें 100% आप काम लगा लोगे। जो बड़े एग्जाम्स हैं उसमें भी 100% लगा लेंगे, बिकॉज आवर मेन एम, मेन फोकस इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, नॉट द रिमेम्बरिंग फॉर्मूला वगैरह। ओके, सो अभी तक का ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज क्लास नंबर 18 आई थिंक। ओके, लेक्चर नंबर 18 अप टू क्लास नंबर 17 हमने क्या किया हमने एक्सप्लेन किया आपको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है, उसको समझाया। फिर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को यूज करके डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर, जैसे फ्लैट प्लेट स्टेशनरी कंडीशन, फ्लैट प्लेट मूविंग कंडीशन, इंक्लाइंड प्लेट स्टेशनरी, इंक्लाइंड प्लेट मूविंग, कर्व प्लेट्स के कॉन्सेप्ट्स को, कर्व प्लेट्स स्टेशनरी, कर्व प्लेट्स मूविंग, है ना। डिफरेंट कंडीशंस को हमने लिया, हिंज प्लेट, है ना। और इम्पल्स फोर्स हमने निकालने का कॉन्सेप्ट को सीखा, वर्क निकालने का कॉन्सेप्ट को सीखा, पावर, वर्क पावर, एफिशिएंसी वगैरह निकालने के कॉन्सेप्ट को सीखा। फिर एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने आपको रनर एक्सप्लेन किया। रनर जब हमने एक्सप्लेन किया, आपको 3 अलग अलग तरह के हमने रनर आपको बताए, है ना। सभी के डेरिवेशन हमने आपको करके दिखाए। टेंजेंशियल फ्लो रनर, रेडियली इनवर्ड फ्लो रनर, आउटवर्ड फ्लो रनर, एक्सियल फ्लो टाइप ऑफ रनर, सभी रनर हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सारे बेसिक्स कंप्लीटेड अप टू क्लास नंबर 17। फिर हमने आपको पेल्टन व्हील टरबाइन के कंसेप्ट को सिखाया और कंप्लीटली पेल्टन व्हील टरबाइन का डिजाइन, डेरिवेशन इंक्लूडिंग कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी हैव डन। अभी तक आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाना, है ना, सब कुछ रनर वगैरह, प्लेट वगैरह कैसे फ्लो होती है, क्या होती है, सब कुछ विजुअलाइज हो रहा होगा। ये सारे बेसिक्स ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। सो ये सब चीज मैं इसलिए बोला क्योंकि कुछ बच्चे नए आ जाते हैं, अचानक से वीडियो को देख लेते हैं। हमारी तो उतना रीच नहीं बढ़ पाती है, लाइव वाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो लाइव आते हैं वो आके वो ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है वो काम है कि मैकेनिकल पावर को कैसे इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट करें। जनरेटर का काम होता है, ठीक है। इट इज वर्क ऑफ जनरेटर, हमने देखा, आप जानते हैं। सो क्वेश्चन आ गया तो वहां ऑप्शन आप ढूंढते रह जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किधर है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन नहीं रहता है। इट विल बी जनरेटर, देयर विल बी ऑप्शन जनरेटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सभी चीजों को हमने देख रखा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स अप टू नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो हाँ, लेकिन अभी जो रिएक्शन टरबाइन, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, ये सब चीजें जो आती हैं ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन के बेसिक्स आपको कवर अप होंगे, बट इट विल बी इंटरएक्टिव क्लास। इंटरएक्टिव कहने का मतलब है जो कंसेप्ट हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए, आई विल पिक अप दैट डायरेक्टली ओनली बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन देयर ओनली। तो आपको विजुअलाइज हो रहा होगा। जो बच्चे लगातार फॉलो करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम लेक्चर 1 to 17, अभी मैं उनको बोलूंगा तो आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। आप अगर यहीं से शुरू कर देंगे तो आपको 100% चीजें समझ में नहीं आएगी। इट इज क्लियर। तो अगर हाइड्रोलिक मशीन आपको सीखनी है, लर्न करनी है बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में, देन गो विथ लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, जो हमने एक्सप्लेन किया है वहां से आओगे तब ये सारे चीजें समझ में आएंगे। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, ओके, एंड मीन्स मैकेनिक्स से पूरा। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ नहीं बता दिया जाता है, सभी चीज का लॉजिकल कनेक्टिविटी है। सो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमने कल लाइव सेशन भी किया था कि किसी को डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो पूछिए। जो क्लासेस में बताए जाते हैं उसमें से कोई डाउट है तो पूछिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके मन में जो डाउट पहले से आएंगे, वो डाउट आप एक बार जब हाइड्रोलिक मशीन के सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर अप कर लोगे वो ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 3-4 क्लासेस के बाद एक बार लाइव सेशन आएंगे जिसमें जहां तक जो पढ़ लिया जो बच्चा अपडेटेड है जो, तो वो डाउट पूछ सकता है, क्लियर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं हमारे साथ साथ हाइड्रोलिक मशीन को करते चलिए, बस यही चीज है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लर्न करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पेल्टन व्हील टरबाइन हमने खत्म कर लिया, मतलब जिसको हम कहते थे इंपल्स टरबाइन, हमने उसका सारा कंसेप्ट, सारा मैकेनिज्म सब कुछ कर लिया, खत्म। रिएक्शन टरबाइन वर्किंग प्रिंसिपल, रिएक्शन टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल।
रिएक्शन टरबाइन देखिए, रेडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ रनर जिसमें रहता है वो भी रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में आता है, जैसे कि फ्रांसिस टरबाइन। एक्सियली फ्लो टाइप, ठीक है, जिसमें रनर रहती है, वो भी आपके रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में आता है, जिसका एग्जांपल है कैप्लन एंड प्रोपेलर टाइप टरबाइन। अब देखिए, अब मैं जो स्टार्ट करूंगा अभी एक्सप्लेनेशन करना, वो रिएक्शन टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। रिएक्शन टरबाइन में ये सारे सब आते हैं रिएक्शन टरबाइन के केस में। सो जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ टरबाइंस। वर्किंग प्रिंसिपल किसी के लिए कभी चेंज नहीं होता, वर्किंग प्रिंसिपल विल बी रिमेन सेम। इज इट क्लियर टू योर? आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। समझाने के लिए मैं फ्रांसिस टरबाइन के एग्जाम्पल को लूंगा और समझाना शुरू करूंगा, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल। इज इट क्लियर टू योर? ठीक है, तो नोट डाउन करिए और आगे बढ़ते हैं। रेडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ रनर, रेडियली आउटवर्ड फ्लो टाइप ऑफ रनर, सब एक्सप्लेन कर दिया। सारा कैलकुलेशंस आपको मालूम है, क्या कैसे करना है, कैसे एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन का यूज होता है, यू नो एवरीथिंग, यस और नॉट? ओके। और थोड़ा कुछ बात बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्या आप बोर्ड पे पढ़ाइए तब ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा वैसा। आई एम ट्राइंग टू सेट अप ऑल दोज थिंग्स। एक्चुअली क्या है, बोर्ड के थ्रू से वीडियो जब हम रिकॉर्ड करेंगे, उतना हम तो आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज़ देखिए, हाई लेवल लो लेवल जो भी है, सब लेवल हम फ्री में आपको बता रहे हैं। फीस तो ले नहीं रहे, तो मैं कहाँ से इलेक्ट्रिक बोर्ड वो सब सेटअप कर पाऊंगा, बताइए आप। और एक एक मालूम है आपको, हम जिस लोकेशन पे अभी साइड पे, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, हम मोबाइल का डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ सभी लोग मोबाइल डेटा कोई इस्तेमाल करते हैं। साइट है, रेलवे वर्क साइट है, तो एक एक वीडियो फाइल 20-30 GB का बन जाता है। और आपको मालूम है 300 रुपया चार्ज करता है ये अंबानी लोग, एक मतलब 50 GB के इंटरनेट के लिए। मैं एक वीडियो 300 रुपया में अपलोड करूँगा फ्री में, कहाँ से उतना सैलरी मेरा नहीं होगा महीने का, मतलब बजट में नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात को? तो वो नहीं कर पा रहे हैं अभी। हाँ, सब्जेक्ट सीखना चाहिए, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप सीख जाओ। ये लाइव आके मैं ही हाँ कर दूंगा, नाच दूंगा, गा दूंगा। अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था हाइड्रोलिक मशीन का, आके नाच रहा है, क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन? अरे और तो और क्या, छोड़िए, मैं ऐसे कमेंट नहीं, हम अपने कंटेंट पे रहते हैं, अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एबिलिटी टीचर में होना चाहिए, ओके। हम कैसे भी पढ़ाएं आपको समझ में आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये देखिए, हमने फ्रांसिस टरबाइन का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है, इसको विजुअलाइज करिए। सबसे पहले इसको विजुअलाइज करिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा था फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है। जो रनर होती है, ये रनर, ये सर्कुलर पार्ट, ये रनर, इससे लगी होगी साफ्ट, इससे लगी होगी साफ्ट, यही चीज़ तो है। इस पे जो ब्लेड्स लगे होंगे ना, कर्व ब्लेड्स लगे रहते हैं, कर्व शेप के, ऐसे इस तरह के कर्व शेप के ब्लेड्स लगे रहते हैं। और ये जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन होता है, इट इज एरोडायनामिक इन नेचर, एरोडायनामिक क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। सब ये बात ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को सब हम यूज करेंगे। तो अच्छा, एक चीज बता दूं, एरोडायनामिक स्ट्रक्चर, एरोडायनामिक टाइप ऑफ कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह, सब कुछ एरोडायनामिक होती है, तो वो बनाना डिफिकल्ट होता है, उसको डिजाइन प्रॉपरली करना बहुत ईजी नहीं होती। मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो भी होंगे आप जानते होंगे। इसलिए चूंकि यहाँ पे जो ब्लेड्स लगे रहते हैं, इट इज एरोडायनामिक इन शेप, एरोफॉइल जिसको हम कहते हैं, है ना। इसलिए ये जो रिएक्शन टरबाइन है, दिस आर कॉस्टली, दाम बढ़ जाती है इसकी, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसमें। तो देखो, ये आपका रनर है, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं डियर, ये ऐसे लगे हुए हैं रनर के ऊपर, ऐसा 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 ऐसा, चारों बगल, ठीक है, ऐसा। रेडियली इनवर्ड फ्लो रनर का एग्जांपल मैंने बताया था, तो वहां पे जो ब्लेड हमने देखा था, तो वहां पे हमने देखा था वाटर एंटर करेगा एक टिप से, यहाँ से एंट्री करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, दूसरे टिप से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, इधर से एंट्री कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है, मतलब इस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पे है, समझिए। दिस इज एंट्री पॉइंट, दिस इज योर एग्जिट पॉइंट, ओके। अब देखो, जब वाटर एंट्री करेगा तो वाटर लगाएगा फोर्स, ठीक है, वाटर लगाएगा फोर्स। अब वो फोर्स कैसे कैसे लगाएगा, कौन कौन से कारण लगाएगा, यही तो हम मैकेनिज्म अभी पढ़ने वाले। एक ओवरव्यू देता हूँ। वाटर लगाएगा फोर्स, वाटर जब लगाएगा फोर्स, तो ये रनर रोटेट करेगी,
रनर रोटेट करेगी तो मैकेनिकल पावर जनरेट होगा, दैट पर्टिकुलर पावर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू जनरेटर एंड जनरेटर उस पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। यही आपका बेसिक मैकेनिज्म मतलब बेसिक ओवरव्यू है कि मैकेनिकल पावर को जनरेट करना। अब वो मैकेनिकल पावर को जनरेट करने में क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल जो हम अभी समझेंगे, समझने वाले हैं। इसको विजुअलाइज करिए, ये कौन सा फोटो मैंने कौन सा व्यू बनाया हुआ है ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो जरा माइंड पे जोर डालिएगा। तो देखिए ये रनर एक्चुअली ऐसे है, ठीक है, रनर एक्चुअली ऐसे है। तो जब ये रोटेट करेगा ऐसा रोटेट करेगा। अब सोचो जब आप इसका ये देखोगे इस तरफ से, अगर आप देखेंगे इधर से तो आपको ये क्या ब्लेड का कर्वेचर दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लेड का कर्वेचर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अगर आप यहां से देखोगे, कहां से, मतलब इसी रनर को अगर आप ऐसे देखेंगे, मतलब ऐसे करके टॉप व्यू, कहने का मतलब टॉप व्यू ऊपर से, तो देखिए आपको साफ्ट बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ऐसा जो हमने वो बना रखा है, इसको एज ए डार्क सर्कल मैंने शो कर रखा है। आपको ब्लेड्स का जो इस पे ब्लेड्स लगे हुए हैं इसका कर्वेचर भी दिख रहा होगा, मतलब ये दिख रहा है, ये कर्वेचर भी तो दिखेगा। यहाँ पे देखो ऐसे जो इस रनर के ऊपर जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसका ये कर्वेचर पार्ट भी दिखेगा अगर मैं टॉप से देखूं तो। और वाटर आपको दिखेगा, पानी भी, कि ऐसे एंट्री हो रहा है, ऐसे एग्जिट कर रहा है वाटर, और ये रनर ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट करते हुए चल रही है, आपको ये चीज भी दिखेगी। तो ये जो व्यू है, ये जो डायग्राम है माय डियर, दिस फोटो इज टॉप व्यू, टॉप व्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं रनर को, और ये डायग्राम हमने बनाया, इस तरह से ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, और वाटर एंटर हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में रनर है ऐसा, ठीक है, रनर है ऐसा, दिस इज दी मीन्स इस तरह से, और इस तरह से इसका ब्लेड लगा हुआ है ऐसा। इसी का हम टॉप व्यू देख रहे हैं ऐसे, मतलब ये वाला व्यू। तो ये हमको ये पूरा का पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लेड का कर्वेचर भी दिख रहा है, समझ रहे हैं? तो व्यू क्लियर है कि ये कौन सा व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द रनर। और रनर जैसे ही वाटर एंट्री करेगा फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के कारण, अब वो फोर्स क्यों लगाएगा अभी समझेंगे। फोर्स लगाने के कारण रनर होगा आपका रोटेट, शाफ्ट होगा आपका रोटेट, दैट इज योर मैकेनिकल पावर जो जनरेट हो रही है, एंड इट विल गो टू जनरेटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। नाउ चलिए ये व्यू का क्रॉस सेक्शन का समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो चीज दिख रहा है आपको ये डायग्राम में, इसे समझते हैं। सबसे पहले देखो ये जो पेन स्टोक है, यहाँ पे ये जो पाइप है, ठीक है, ये पेन स्टोक, ये पेन स्टोक के थ्रू से वाटर हो रहा है एंटर, दिस इज योर वाटर जो कि हो रहा है एंटर, समझे, पेन स्टोक के थ्रू से वाटर हो रहा है एंटर। उसके पास ये जो हेड है, ये है नेट हेड एच। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा रखा था जब हमने इंपल्स टरबाइन के कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस किया था, और वहां पे मैंने ये चीज आपको बता रखा था कि ये जो टरबाइन स्टेशन होते हैं इसको हम डेटम के करीब इंस्टॉल करके रखते हैं माय डियर, डेटम के करीब इंस्टॉल करके रखते हैं। तो ये जो हेड है एच, ओके, इसको एज ए अगर मैं इन जनरल लिखूं टोटल, तो इट विल बी सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस योर वेलोसिटी हेड, है ना, प्लस डेटम हेड। जनरली तो यही होता है, इट इज सम ऑफ एक जो हेड होता है, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन आपने पढ़ रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप इसको 3 पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर प्लस वेलोसिटी प्लस डेटम हेड। लेकिन यहां पे मैंने टरबाइन स्टेशन को डेटम के बहुत करीब इंस्टॉल करके रखा है, तो डेटम हेड का कोई मतलब नहीं बनता है। डेटम हेड इज वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड वी जनरली इग्नोर दैट। पेन स्टोक जो है, ये हेड में पेन स्टोक में बता रहा हूं, पेन स्टोक से जब एंट्री करेगा वाटर तब का हेड है, मतलब जब ये पूरे का पूरा रनर वाले सिस्टम पे वाटर एंट्री कर रहा है तब का वो हेड है, ठीक है। तो पेन स्टोक का डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। अगर पेन स्टोक का डायमीटर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पेन स्टोक विल बी वेरी मच लेस। पेन स्टोक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी वेरी मच लेस, इसलिए ये जो वेलोसिटी हेड है इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी मच लेस। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा था। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो पेन स्टोक में जो वाटर है, ठीक है, एट जस्ट एंट्री टू दी टरबाइन, उसके पास जो हेड है वो केवल प्रेशर हेड के फॉर्म में हेड है,
दैट इज वी कैन एक्सप्रेस दिट प्रेशर हेड मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब P अपॉन रो जी। हेड फॉर्म में किसी भी चीज को लिखने का मतलब है उसका पर यूनिट वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए, एनर्जी को पर यूनिट वेट। इट इज योर हेड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सब मालूम है आपको। तो जब पेन स्टोक से एंट्री कर रहा है इस पूरे रनर वाले सिस्टम में आपका वाटर, ठीक है, तो आप उसके पास क्या हेड है? प्रेशर हेड ओनली। समझ गए? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। तो H इज नथिंग बट इट इज इन प्रेशर हेड फॉर्म। अब देखो इंपल्स टरबाइन को आप देखोगे माय डियर, जब पेन स्टोक से एग्जिट करता था वाटर तो जस्ट पेन स्टोक के आगे एक नोजल लगी हुई रहती थी, और वो नोजल का काम क्या था? टू कन्वर्ट दिस प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी हेड कंप्लीटली। अगर लॉसेस हो रहा है तो वो लॉसेस जितना हो रहा है उसके बाद जो हेड बच रहा है दैट टोटल हेड विल बी इन वेलोसिटी हेड। और वो जो वेलोसिटी हेड बन रही थी मतलब काइनेटिक एनर्जी बन रही थी, with that particular velocity the jet is going to impact that blade of the impulse turbine, और वो इम्पैक्ट करता था, इस कारण से इम्पल्स फोर्स लगाता था। हमने बोला था इम्पल्स फोर्स इज ड्यू टू वेलोसिटी, तो इम्पल्स फोर्स लगाती थी और रनर वहां पे रोटेट होती थी। यहाँ पे नोजल है क्या? मैंने कई फोटो बना के दिखाया नोजल का। नो, इन रिएक्शन टरबाइन केसेस देर आर नो यूज ऑफ नोजल। हम यहाँ पे नोजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहला तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो अगर नोजल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो नोजल के जितने भी कंसेप्ट हमने आपको इंपल्स टरबाइन के केस में बता रखे थे वो सारा कुछ यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है नोजल का, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग नोजल हियर। इज इट क्लियर टू योर? वाटर आपका डायरेक्ट इस केसिंग में एंटर करेगा जिसके अंदर आपका ये रनर फिटेड है। ये जो चीज है इट इज योर केसिंग। तो पानी पूरे केसिंग में एंटर करेगा, मतलब इस तरह से पानी एंटर कर रहा है। और पानी के पास क्या है? प्रेशर एनर्जी है। पानी के पास क्या है? प्रेशर एनर्जी। पानी इस तरह से पूरे केसिंग में भर जाएगा माय डियर, इस तरह से पूरे केसिंग में फ्लो करेगा। समझिए बात को। और पानी के पास क्या है? प्रेशर एनर्जी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब मेरे को ये बताओ, अगर पानी प्रेशर एनर्जी के साथ इस केसिंग में एंटर कर रहा है, सो केसिंग के बाहर में जो प्रेशर है इट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर एनर्जी के साथ पानी एंटर कर रहा है केसिंग के अंदर, तो केसिंग के अंदर जो प्रेशर होगा P, इट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या केसिंग के अंदर और केसिंग के बाहर एक प्रेशर डिफरेंस है? ऑब्वियसली जो अंदर में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा है, वेरी हाई, क्योंकि वाटर के पास वही प्रेशर एनर्जी है जिसको लेके वो अंदर आ रही है, फ्लो कर रही है। तो क्या ये केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। हाइड्रोलिक फंक्शन क्या होगा? कहने का मतलब है ये केसिंग जो है इस प्रेशर को होल्ड अप करके रखना चाहिए। होल्ड अप करके रखना चाहिए कहने का क्या मतलब है? अगर बात करें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इसमें किसी भी तरह का लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीक होगा तो सोचो क्या होगा, ये सारा पानी यहाँ से स्पिल आउट हो जाएगा। उस लीक के थ्रू से पानी एकदम फुहारे के साथ प्रेशर के साथ बाहर निकल रही होगी। तो वो जो पानी बाहर निकल रही होगी उसको हम कहते हैं लॉसेस। इट विल बी लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ प्रेशर। प्रेशर आपका लॉस हो रहा है, जितना प्रेशर के साथ वो आ रहा है उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर तो लॉस हो रहा है, तो आपका एनर्जी हो जाएगा रिड्यूस, जिसके अंदर आपका टरबाइन को काम करना है। समझ रहे हैं बात को? सो दीज आर द लॉसेस। सो इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस केसिंग वो क्या होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर केसिंग मस्ट बी एयर टाइट, है ना, लीक प्रूफ, एयर टाइट। तो ये सारा प्रॉपर्टीज होना चाहिए इस केसिंग के पास। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केसिंग के नीचे लीक प्रूफ एंड एयर टाइट। इज इट क्लियर टू योर? और यहाँ पे जो केसिंग है ये तो कवरिंग तो है ही, ये रनर के अराउंड सराउंड करके तो है ही, बट इट इज नॉट जस्ट ए कवरिंग, इट हैज सम हाइड्रोलिक फंक्शंस। दैट इज इसको प्रेशर मेंटेन करके रखते हुए चलना है। इसको प्रेशर मेंटेन मतलब प्रेशर को मेंटेन रखते हुए चलना है। क्लियर है बात? ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, केसिंग के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जा रहा है ना, और वो पानी का प्रेशर है बहुत ज्यादा, इसलिए केसिंग होना चाहिए लीक प्रूफ एंड एयर टाइट। तो ये जो पूरा का पूरा रनर है माय डियर,
रिएक्शन टरबाइन के केस में ये पानी के अंदर ही रोटेट कर रहा है, ये केसिंग में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और ये रनर इज विद इन दैट वाटर एंड इट इज रोटेटिंग। इज इट क्लियर? अभी कंपेयर करो इम्पल्स टरबाइन के केस में जो हमने बताया था, वहां पे क्या बताया था, नोजल वाला सिस्टम यूज करते थे, तो जैसे ही नोजल से पानी बाहर निकला एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो आ जाता था, ठीक है, तो प्रेशर हो जाती थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जब पानी रनर पे जाके टच करती थी, इंपैक्ट डालती थी, तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वहां पे इम्पल्स टरबाइन के केस में जो रनर था वो एयर में रोटेट करता था, मतलब केसिंग के अंदर जो वहां पे जो प्रेशर थी दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, केसिंग के बाहर भी जो प्रेशर था दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, दैट इज प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। उधर प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप केसिंग के अक्रॉस देखेंगे तो देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। अंदर में हाई प्रेशर से वाटर फ्लो कर रही है केसिंग के अंदर में, और बाहर में है प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये कंपैरिजन दिमाग में आया? ठीक है, ये सब चीज एग्जाम में पूछते हैं एज ए असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट, है ना, मतलब 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से हो सकता है ऐसा एक स्टेटमेंट बना के दे दें और आपसे बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब देखिए यहाँ पे ये जो कर्व प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, कौन से? ब्राउन वाले कर्व प्लेट को देखो, ठीक है, ये जो ब्राउन वाले कर्व प्लेट्स हैं जो हमने लगा रखे हैं, ठीक है, इनको देखिए। ये जो कर्व प्लेट्स हैं ये जो केसिंग है ना, इसी के साथ फिक्स होते हैं, इसी के साथ फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं, केसिंग से अटैच्ड है वो ब्राउन वाले प्लेट्स, और वो मूव नहीं करते। चूंकि वो मूव नहीं करते इसलिए उसको फिक्स्ड प्लेट्स भी कहा जाता है, फिक्स्ड वेन, फिक्स ब्लेड, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है, दोज आर नॉट मूविंग। लेकिन ये जो ब्लैक वाले हमने दिखा रखे हैं अंदर में, दीज आर अटैच टू रनर, ठीक है, और ये होगा मूव, यही होगा मूव, क्योंकि इस पे जब फोर्स लगेगी तब ये होगा मूव, और इसके कारण शाफ्ट होगा रोटेट, जिस कारण से मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। तो इसे हम मूविंग ब्लेड भी कहते हैं, या फिर ब्लेड ऑफ द रनर, जो कि होता है मूविंग इन नेचर। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के ब्लेड हैं जिनका अलग अलग पर्पज है। आप जो रनर के साथ अटैच्ड है उसको तो आप जानते ही जानते हैं, है ना, और जो यहाँ पे आप ये चीज एक नया आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा? ये फिक्स्ड ब्लेड, ठीक है, फिक्स वाले जो ब्राउन वाले हैं दिस आर फिक्स, ये रनर इस पूरे टरबाइन के केसिंग के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये जो गाइड वेन है जिसको हम फिक्स्ड वेन कहते हैं, इट इज फिक्स्ड विद द केसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टरबाइन ओनली। ओके, अब इसका काम क्या है इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, पानी जब पेनस्टोक के थ्रू से इस केसिंग में एंटर हुआ तो ये केसिंग पूरा का पूरा सबसे पहले तो पानी से भर गया, है ना। तो वाटर जो है ना, ध्यान रखिएगा, सुनिए, वाटर का जो एंट्री होता है वो क्या होता है, ये जो फिक्स्ड वेन है इसके टिप से पानी ऐसे एंटर करेगा माय डियर, ऐसे इसके टिप से पानी पहले एंटर करेगा, और चूंकि जैसे ही वाटर इस पेनस्टोक के थ्रू से इस पूरे के पूरे केसिंग में जाता है, पूरा का पूरा केसिंग पानी से भर जाता है। सो जितने भी गाइड वेन है, ऐसे नंबर ऑफ गाइड वेन्स होंगे, बहुत सारे गाइड वेन्स लगे हुए रहते हैं। तो गाइड वेन्स इसको क्यों कहते हैं आगे समझ में आएगा। अब अभी मान के चलो फिक्स्ड वेन, जितने भी इस तरह के फिक्स्ड वेन है सभी पे वाटर की एंट्री होगी साइमल्टेनियसली, एक ही साथ सभी पे वाटर एंटर कर रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा केसिंग तो पानी से भर गया है ना, इसलिए एक ही साथ सभी के सभी गाइड वेन्स पे वाटर इस तरह से एंटर कर रहा होगा। इज इट क्लियर टू यूर? जस्ट ए मिनट। तो अगर ऐसा है तो अब कहानी सुनो, अब ध्यान से बात सुनो। देखो, जब वाटर इस गाइड वेन के, ये भी एक तरह का कर्व प्लेट ही है, ये भी एक तरह का कर्व प्लेट है ऐसा, ठीक है, तो वाटर जब एंट्री कर रहा है इस गाइड वेन पे, तो मेरे को ये बताओ ये क्या लेके एंट्री कर रहा है, इसके पास किस फॉर्म में एनर्जी है? तो क्या इसके फॉर्म में टोटल एनर्जी जो है वो H एनर्जी के साथ वो एंटर कर रहा है, एंड दिस H एनर्जी जो इसके पास है इट इज कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वही प्रेशर एनर्जी के साथ तो पानी इस केसिंग के अंदर आई है, और वही प्रेशर एनर्जी के साथ आपका पानी जो है इस गाइड वेन पे एंटर कर रहा है या फिर फिक्स्ड वेन पे एंटर कर रहा है। तो पानी के पास अभी है कंप्लीटली प्रेशर एनर्जी, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे अगर बगल में मैं एक गाइड वेन बनाऊं, ठीक है, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग दिस गाइड वेन, तो यहाँ पे जैसे वाटर एंटर हुआ इट इज एंटरिंग विथ प्रेशर एनर्जी, ठीक है, और वो प्रेशर एनर्जी कितना, टोटल हेड H है, इसी के साथ पानी आपका एंटर हुआ, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर प्रेशर एनर्जी, या फिर प्रेशर हेड ऐसे लिख देता हूं।
अब देखो, अब मेन चीज, अब ये पॉइंट सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ गाइड वेन्स होते हैं और ये गाइड वेन्स कुछ इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है माय डियर, इस तरह से कुछ इसको अरेंज किया जाता है इस केसिंग के साथ कि जो दो गाइड वेन्स है ना, जैसे ये वाला एक गाइड वेन है, ये पहला गाइड वेन ले लो और ये आप दूसरा गाइड वेन कंसिडर कर लो। ये जो दो गाइड वेन्स है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इट इज रेड्यूसिंग इन नेचर, मतलब इस तरह से कुछ फिक्स होंगे, समझ रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हाथ से कैसे बनाओ, मतलब समझ लो एरिया जो होता है रेड्यूसिंग होता है, कहने का मतलब है ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ ये फिक्स होता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, ये देखिए एरिया, दिस इज रेड्यूसिंग इन नेचर, इस तरह से कोई दो गाइड वेन यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, जब एरिया रेड्यूस होगा, जब एरिया रेड्यूस होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एरिया रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी हेड विल इंक्रीज, velocity head will increase means at the same time the pressure head is going to decrease, area is decreasing, ठीक है, area is decreasing, velocity of flow will increase, velocity of flow will increase means velocity head is increasing and at the same time the pressure head will decrease, क्योंकि जो total head है जिसके साथ वो enter कर रहा है इस फिक्स्ड वेन के ऊपर वाटर, वो तो कांस्टेंट है। एंट्री पर जो ये फिक्स्ड वेन है उसके एंट्री पर जो हेड था दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड, बट ये जो वेन्स है फिक्स्ड वेन, ये इस तरह से कुछ केसिंग में लगाए गए हैं कि दो वेन के बीच में का जो एरिया है इट इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग। तो अगर दो वेन के बीच का एरिया इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देन थिंक अबाउट द थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ एरिया बिटवीन द वेन्स आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग देन what will happen, velocity of flow will increase means velocity head is increasing and at the same time since total head is constant which is your h, pressure head will decrease, तभी तो वो इक्विलिब्रियम बैलेंस बना पाएगा। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बस, इज इट क्लियर, मास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल था h, फिर चूंकि एरिया वगैरह कम है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज हुआ तो वो टोटल हेड वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो रहा है और बस वेलोसिटी हेड में। तो अभी कुछ लोगों को मन में डाउट आएगा, जो लोग क्लिक कर लिया दिमाग में उसके मन में डाउट आएगा, नोजल, इंपल्स टरबाइन में नोजल हमने देखा था, नोजल में क्या था, नोजल का तो यही काम था, जो प्रेशर हेड था, ठीक है, उस फिर जब नोजल के थ्रू से पानी फ्लो कर रही थी, नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा था कम, डिक्रीजिंग, इस कारण से वेलोसिटी बढ़ जा रही थी, वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण फिर वो टोटल जो प्रेशर हेड था वो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जा रहा था। दिमाग में क्लिक किया नोजल, तो पूछ यहाँ पर भी तो सेम वही हो रहा है सर, आप बता रहे हो कि दो वेन के बीच में एरिया रिड्यूसिंग है इसलिए जो प्रेशर के साथ एंटर कर रहा है ये प्रेशर आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या ये गाइड वेन्स या फिर फिक्स्ड वेन जिसे हम कह रहे हैं और नोजल जो इंपल्स टरबाइन में हमने पढ़ा था, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल, ये दोनों का काम सेम है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? वो छोटा सा डिफरेंस ये है, बात को ध्यान से सुनना। नोजल जो था वो क्या करता था, जितना भी आपका ये प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में पेनस्टोक से जब वाटर एग्जिट कर रही थी वहां पे जितना भी प्रेशर एनर्जी था वो सारा का सारा एनर्जी को जब नोजल से फ्लो करता था वो सारा का सारा एनर्जी को वो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट कर देता था, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था। प्रेशर एनर्जी को सारा का सारा प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था, या फिर हम ऐसे कहेंगे प्रेशर हेड को सारा का सारा प्रेशर हेड को काइनेटिक हेड में, वेलोसिटी हेड में नोजल इज एबल टू कन्वर्ट, इट इज डूइंग दैट। बट यहाँ पे ये जो गाइड वेन वाला सिस्टम है ये ऐसा नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये पार्शियली कन्वर्ट करते हैं। आगे लिखता हूँ, पेज लेता हूँ, एक ही पेज पे बहुत टाइम से हो गए समझाने का, तो मैं पूरा यहीं पे मैकेनिज्म आपको बोल के समझा दूँ, ठीक है, लेकिन कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो देखो नोजल का जो रोल था, ठीक है, जो भी आपके पास टोटल प्रेशर हेड होता था, प्रेशर हेड, ओके, वो टोटल प्रेशर हेड को आपका वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट कर देता था, ये नोजल करता था। बट यहाँ पे हियर ये गाइड वेन के केस में या फिर फिक्स्ड वेन के केस में ये ऐसा नहीं होता। जो भी आपके पास टोटल हेड है, प्रेशर हेड, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, पार्शियली
कुछ प्रेशर हेड को वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट करेगा और बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपका एज ए प्रेशर हेड ही बच जाएगा। ठीक है, बाकी का जो है वो एज ए प्रेशर हेड ही बचेगा। तो समझिए, ये जो गाइड वेन थी या फिर जिसको हम फिक्स्ड वेन कह रहे हैं, यहां से वाटर एंटर हुआ विथ प्रेशर हेड P1, लेट्स सपोज। अच्छा, इसको P1 नहीं कहते हैं, इसको विथ प्रेशर हेड जस्ट P हम कहते हैं, ठीक है। या फिर प्रेशर हेड H तो हमने यहाँ पे लिखा है, तो प्रेशर हेड H के साथ ये एंटर किया, जो कि ये प्रेशर हेड है ना। प्रेशर हेड H के साथ एंटर किया, फिर जब ये फ्लो कर रहा है तो एट दिस पर्टिकुलर एग्जिट वाटर के पास अभी यहाँ पे ये जो टोटल प्रेशर हेड था, यही हेड दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कौन कौन से वो दो फॉर्म? एक तो वेलोसिटी हेड में प्लस प्रेशर हेड में। अब गाइड वेन से जब एग्जिट करेगा वाटर, यहां से जब एग्जिट करेगा वाटर, ये एग्जिट करके कहां जाएगा? डायग्राम पे देखो जरा, डायग्राम पे देखो जरा, आने दीजिए। देखिए, जब वाटर गाइड वेन को एग्जिट कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जब गाइड वेन को एग्जिट कर रहा है, ये एरो देखिए, एरोस जो बना रहा हूँ, एग्जिट करने के बाद पानी आपका ये जो रनर है उस पे जो ब्लेड लगे हुए हैं उसके टिप से एंट्री करेगा। जब गाइड वेन या फिर फिक्स्ड वेन से एग्जिट कर रहा है तो यहाँ टिप से एंट्री कर रहा है कि नहीं पानी? ऐसा ही तो लग रहा है, यहाँ पे टिप से ऐसे एंट्री कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे इससे एग्जिट करेगा तो इधर एंट्री कर रहा है। ऐसे गाइड वेन से जब एग्जिट कर रहा है तो रनर के ऊपर जो कर्व प्लेट लगे हैं उसके टिप से पानी एंटर कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक, इसको गाइड वेन क्यों कहते हैं, इसका ये पर्पस आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पानी को डायरेक्ट करता है, ये पानी को गाइड करता है कि तुम इधर से आओ और रनर के ब्लेड पे टिप से एंट्री करो। पानी को दिशा दिखाता है, इट गाइड्स द वाटर फ्लो, इसलिए इसको गाइड वेन कहते हैं। और ये मूव नहीं करती है, फिक्स है, इसलिए इसको फिक्स्ड वेन कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो टोटल प्रेशर हेड था जिसके साथ वाटर एंटर हुआ, उसको पार्शियली वो कन्वर्ट कर देगा वेलोसिटी हेड में एंड पार्शियली प्रेशर हेड में। तो गाइड वेन के एग्जिट पे जो वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड है, वही हेड के साथ आपका वाटर जो रनर पे जो ब्लेड लगा है उस पर एंटर कर रहा है। वही हेड के साथ आपका वाटर रनर पे जो ब्लेड लगा है उस पे एंटर कर रहा है कि नहीं, हम ये कह सकते हैं। क्लियर है? सो अगर मैं ये रनर के ब्लेड के बारे में अब लिखूं, कहां पे लिखूं? नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। ये जो रनर के ऊपर ब्लेड लगा है, रनर के ऊपर जो ब्लेड लगा है, तो अच्छा, ये रनर के ऊपर जो ब्लेड लगा है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, रनर के ऊपर ब्लेड कुछ इस तरह से लगी हुई है ना, इस तरह से लगी हुई है। रनर के ऊपर जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह से लगी हुई है, ऐसा कर्व ब्लेड। तो यहां से ऐसे गाइड वेन थी, यहां से ऐसे गाइड वेन थी, गाइड वेन से एग्जिट हुआ, वाटर इधर एंटर हुआ, गाइड वेन से एग्जिट हुआ, वाटर इधर एंटर हुआ। तो जो एंट्री पॉइंट 1 है, इसको कंसिडर करते हुए एक सर्कल अगर बनाएंगे, इसको कंसिडर करते हुए एक सर्कल अगर बनाएंगे, दैट विल बी द आउटर पेरिफेरी ऑफ द रनर एंड दिस पर्टिकुलर, जहां पे वो ब्लेड कनेक्टेड है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इससे कनेक्टेड, इससे जुड़ा हुआ, मतलब जहां से ये एग्जिट करेगा पानी, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए अगर एक सर्कल बनाएंगे, दैट विल बी योर इनर पेरिफेरी ऑफ द रनर, है कि नहीं? तो आउटर पेरिफेरी से एंटर करेगा, रेडियली फ्लो करेगा, इनर पेरिफेरी से निकल जाएगा। तो ये चूंकि सेंटर ऑफ शाफ्ट की ओर फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको रेडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ रनर कहते हैं, जो फ्रांसिस टरबाइन में लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं अभी। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ कि देखो, रनर के एंट्री पे, क्योंकि गाइड वेन वगैरह से जब आपका निकल रहा है तो रनर पे एंट्री कर रहा है, रनर के आउटर पेरिफेरी पे वाटर एंट्री करेगा, है ना। तो एंट्री पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं, पानी के पास दो तरह का हेड है, वेलोसिटी हेड भी है, मतलब V1 वेलोसिटी के साथ वो एंटर भी करेगा, एंड उसके पास प्रेशर हेड भी है, P1 प्रेशर हेड भी है। बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपका बेसिक अभी चल रहा है। वेलोसिटी हेड V1 भी है और P1 प्रेशर हेड के साथ वो जो आपका वाटर है वो रनर के ब्लेड पे एंट्री करेगा। समझ में आया ये कैसे हो गया? गाइड वेन क्या कर दिया, तो वो नोजल जैसा ही काम करता है बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि नोजल कंप्लीटली प्रेशर हेड को
वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट कर देता था। तो यहाँ पे पार्शियल कन्वर्सन होती है। पार्शियल कन्वर्सन इन द सेंस कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि आपका जो टोटल प्रेशर हेड है, आजा पेज आजा, जो टोटल प्रेशर हेड है यहाँ पे एंट्री पे वो था आपका 100 मीटर, लेट्स सपोज 100 मीटर। तो 100 मीटर प्रेशर हेड का let's suppose some fraction get converted, let's suppose 60 meter head get converted into velocity form and remaining 40 है ना is in pressure form। अभी मान लो गाइड वेन के थ्रू से फ्लो करते वक्त कुछ लॉसेस हुआ होगा, तो वो लॉसेस इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा। लॉसेस तो सिस्टम में लॉसेस तो होगा ही होगा, वो तो होना ही होना है। फ्रिक्शनल लॉस एक तो सबसे बड़ा चीज़ आपको मालूम है, ये भी तो प्लेट ही है, इसके ऊपर जब फ्लो करेगा तो फ्रिक्शनल लॉस कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे अभी लॉसेस को कंसिडर करके नहीं चल रहा है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको मैकेनिक्स, है ना। तो आपको समझिए, तो ये 100 मीटर इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यही दो हेड को लेके वाटर जो है रनर के आउटर फेरी पे एंटर कर रहा है उसके ब्लेड के ऊपर टिप से, है ना, रनर के टिप से फिर एंट्री कर रहा है ऐसा, और फिर ये रेडियली फ्लो करेगा। मतलब जो वाटर की फ्लो है यहाँ पे ऊपर है ना रनर ऐसा, तो ये जो डायरेक्शन है यही तो है रेडियल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा एक्सियल डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इट विल बी टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये एक्सियल, ठीक है, और ये रेडियल। तो वाटर देखो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको रेडियल फ्लो रनर, शाफ्ट के सेंटर की ओर फ्लो कर रहा है तो इनवर्ड रेडियल फ्लो रनर। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? ठीक है, अब इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एक बात को ध्यान रखिए, ये जो नोजल वाला सिस्टम में मैंने बताया इम्पल्स टरबाइन में नोजल लगता है, यहाँ पे हम नहीं लगाते। तो ये तो मैं फ्रांसिस टरबाइन को लेके एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ रिएक्शन टरबाइन के केस में, लेकिन मैंने बोला एक्सियल रिएक्शन टरबाइन भी होते हैं जिसमें एक्सियल फ्लो रनर लगे हुए रहते हैं, वहां पर नोजल यूज करते हैं क्या? वहां भी यूज नहीं करते। रिएक्शन टरबाइन का नाम आ गया मतलब नोजल का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। क्लियर है? नोजल जो वहां पे बताया था मैंने, यहाँ पे अब नोजल हम इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो गाइड वेन के थ्रू से हम वो चीज को करवा रहे हैं, है ना, कि कुछ हद तक हम गाइड वेन के थ्रू से इन सब चीजों को करवा रहे हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन अब इम्पोर्टेंट है। अब सुनिएगा बात अच्छे से, असर्शन रीजनिंग सब बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो अच्छे से चीज़ों को समझ के चलिए। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका रनर है उस पर जो ब्लेड लगे हैं उसके एंट्री पे अब जो आपके पास एनर्जी है वाटर के पास वो दो फॉर्म में है, वेलोसिटी हेड है और कुछ पार्ट प्रेशर हेड का है। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी हेड, इसके कारण जो एनर्जी है वो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके कारण जो एनर्जी है वो एंट्री पे वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी केवल वेलोसिटी के बारे में सोचो, ठीक है, अभी प्रेशर के बारे में मत सोचिए। वेलोसिटी का रोल समझते हैं, फंक्शन समझते हैं। तो देखिए डायग्राम पे देखो, एंट्री पे विथ v1 वेलोसिटी एंट्री हुआ बहुत, तो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो v1 वेलोसिटी ऐसा भी नहीं है कि वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी है ज्यादा, ठीक है। तो वो जो ज्यादा वेलोसिटी है उसके, वो जब ज्यादा वेलोसिटी के साथ जब जेट मतलब वाटर आपका एंटर करेगा तो वो क्या लगा देगा, एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स फोर्स। क्यों? हमने आपको बता रखा, ड्यू टू वेलोसिटी जो फोर्स लगती है इट इज ओनली योर इम्पल्स फोर्स। तो ये लगा देगा एकदम इस ब्लेड के सेंटर पे इस तरह का कुछ एक फोर्स Fi, इसको हम कहेंगे इम्पल्स फोर्स। ये देखिए, ये जो इम्पल्स फोर्स आपको नहीं लग रहा है क्या, ये इम्पल्स फोर्स, ये जो शाफ्ट है मतलब इस रनर का जो शाफ्ट है सेंटर वाला पार्ट, इससे सम रेडियल डिस्टेंस r पे है तो क्या ये Fi इंटू आर इस सेंटर के बाद एक टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क द रनर विल रोटेट, ये रनर होगा रोटेट मतलब वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, रनर होगा रोटेट मतलब वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो वाटर था उसका जो इनकमिंग काइनेटिक एनर्जी था हियर इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन फॉर्म। मतलब वाटर अपना काइनेटिक एनर्जी किसको दे रहा है, रनर को दे रहा है। पानी अपना काइनेटिक एनर्जी तो दिया रनर को, जिस कारण से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, जिस कारण से वर्क डन मिलेगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी के कारण या फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर के कारण जो फोर्स लगती है उसी को हम कहते हैं इम्पल्स फोर्स, F(I). समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी था एट एंट्री पॉइंट, ये धीरे धीरे मतलब क्योंकि ये तो ट्रांसफर कर दे रहा है ना, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो था वो
वाटर अपना काइनेटिक एनर्जी रनर को दे दे रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. इट मीन्स when the water is flowing radially over that particular runner, मतलब इनर आउटर फेरीफेरी से इनर फेरीफेरी की ओर जब जा रहा है तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी हो रही है कम, पानी का काइनेटिक एनर्जी हो रहा है कम. काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग ओवर द रनर when the water is flowing from outer periphery to inner periphery radially. The kinetic energy of water is going to decrease because क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इनकमिंग वाटर है उसने उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो जब फोर्स लगाया इम्पल्स फोर्स, तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही लग रहा है. जो उसके पास जो इम्पल्स फोर्स उसने लगाया वही फोर्स के कारण एक टॉर्क डेवलप हो रहा है. मतलब यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. मींस द आउटगोइंग वाटर, जो वाटर निकलेगी बाहर उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काफी कम होगा. ये चीज समझ में आई आपको? अगर जो वाटर एग्जिट करेगा, ठीक है, एग्जिट करेगा मतलब दूसरे, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री कर रहा है पानी तो इधर से एग्जिट करेगा, है ना. तो v1 वेलोसिटी के साथ लेट्स सपोज एंट्री किया और v2 वेलोसिटी के साथ ये एग्जिट कर रहा है. ये जो मैं वेलोसिटी अभी बात कर रहा हूँ, दिस वेलोसिटीज आर द एब्सोल्यूट वेलोसिटी. मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बारे में. और मैं काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस लेके आपको बात कर रहा हूँ कि इनकमिंग वाटर के पास था काइनेटिक एनर्जी v1, मतलब काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी v1, ठीक है. तो उसके साथ एंट्री किया और इम्पल्स फोर्स लगा दिया उसने, ठीक है, एक फोर्स लगा. इम्पल्स फोर्स कैसे निकालते हैं हमको ये तो हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया, इसका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो वेलोसिटी के कारण जो फोर्स लग रहा है इट इज इम्पल्स फोर्स. तो ये जो इम्पल्स फोर्स है एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट दी सेंटर, जिसके कारण से ये रनर कंप्लीटली आपका रनर सिस्टम आपका होगा रोटेट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इम्पल्स फोर्स. रनर रोटेट हो रहा है मतलब वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. It means when the water is flowing over this particular runner from outer periphery to inner periphery, means radially inward flow हो रही है. तो at that particular time what is happening there? क्या हो रहा है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी आपका हो रहा है रिड्यूस. मतलब जो आउटगोइंग वाटर होगा, जो एग्जिट पे जो वाटर होगा उसका जो वेलोसिटी होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 वो काफी कम होगा, क्योंकि एट एग्जिट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विल बी वेरी मच लेस. क्यों? क्योंकि अपना काइनेटिक एनर्जी जो पानी है उसने तो ट्रांसफर कर दिया ना, ट्रांसफर कर दिया किसको? रनर को. और रनर ने प्रोड्यूस किया क्या? वर्क. तो जो एग्जिट पे जो वाटर होगा उसका काइनेटिक एनर्जी काफी कम होगा. सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो इसलिए हम ये यहाँ पे ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि v1 विल बी फार 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 ग्रेटर देन v2. मतलब v2 विल बी लेस एग्जिट पे. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं एग्जिट, यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट, एग्जिट पे जो v2 होगा इट विल बी लेस, इट विल बी लेस. क्यों? काइनेटिक एनर्जी जो था ke1 मान लो एंट्री पे, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन ke2 काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का वो किसमें यूज हो गया? वो यूज हो गया टू डेवलप पावर, टू डेवलप पावर, वर्क डन प्रोड्यूस करने में यूज हो गया. ये बात समझ में आया? तो वेलोसिटी के कारण लगता है इम्पल्स फोर्स, इम्पल्स फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो वो टॉर्क के कारण पावर जनरेशन हो रही है. तो व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द रनर द काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस. मींस जो आउटगोइंग वाटर होगा, जो एग्जिट पे वाटर आपको मिलेगी उसकी वेलोसिटी होगी काफी कम v2 एज कंपेयर टू v1. अगर यहाँ पे लॉसेस वगैरह होगा वो सब चीज देखेंगे, वो उसके कारण क्या इफेक्ट होता है आपको मालूम है. लॉसेस वगैरह के कारण रिलेटिव वेलोसिटी इज जनरली अफेक्टेड, नॉट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी. अगर कर्व जो प्लेट है इसके ऊपर जो लॉसेस हम देखेंगे वो लॉसेस के कारण रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण रिलेटिव वेलोसिटी इज गेटिंग अफेक्टेड, नॉट दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो हमेशा कम ही होगा. क्यों? क्योंकि पानी अपना काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है. तो जो एग्जिट कर रहा है पानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है काफी कम. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बार बार बोल दिया, रिपीट कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर. नाउ वेलोसिटी का काम आपको समझ में आया. इट इज ड्यू टू वाई, इट इज ड्यू टू, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू इम्पल्स फोर्स. इम्पल्स फोर्स, क्योंकि ये जो इम्पल्स फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये इम्पल्स फोर्स क्या कर रही है? वर्क डन प्रोड्यूस कर रही है. दिस इज डेवलपिंग द पावर.
ठीक है, समझ में आ रहा बात। नाउ व्हाट दिस प्रेशर इज डूइंग, ये प्रेशर का क्या काम है, अब इसे समझेंगे, अलग अलग समझेंगे। तो अभी तक जो आपने देखा ये वेलोसिटी का काम, ठीक है, कि इम्पल्स फोर्स वगैरह लगाना, सब कुछ लगाना, ये हमने पहले भी इम्पल्स टरबाइन के केस में सेम ऐसा ही होता था, हम देख रखे थे। तो यहाँ पर भी उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस हो नहीं रहा है, बस एक ही डिफरेंस है। अगर इस वाले सिनेरियो में आप इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को कंपेयर करेंगे तो आपको बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो डिफरेंस क्या है, दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे फ्लो हो रही है रेडियली टू दी रनर, बट वहाँ पे फ्लो हो रही थी टेंजेंशियली टू दी रनर। बस ये एकमात्र डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम ये प्रेशर का इफेक्ट को जरा समझेंगे डियर। तो इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको रनर को विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये रनर, ये इसका ब्लेड ऐसा इसका ब्लेड लगा हुआ है, रनर के ऊपर ऐसा ब्लेड लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसा है शाफ्ट है, वाटर एंट्री कर रही है यहाँ से, एग्जिट करेगी यहाँ से, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला था कि केसिंग के अंदर, पूरे केसिंग के अंदर पानी हो जाता है, मतलब भर जाता है। ये बात हमने आपको पहले बोला था, पूरे केसिंग के अंदर पानी भर जाता है। जब पूरे केसिंग के अंदर पानी भर गया, मतलब ये जो रनर रोटेट कर रहा है माय डियर, ये पानी के अंदर रोटेट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा ये रनर सिस्टम, ये जो उसका ब्लेड वगैरह है, सब कुछ पानी के अंदर है। ये बात है, सब कुछ पानी के अंदर है। तो अब मुझे ये बताओ, एक चीज ये बताओ, यहाँ पे प्रेशर कितना है एंट्री पे, ये जो रनर पे ब्लेड लगा हुआ है उसके एंट्री पे प्रेशर है P1, यही वो प्रेशर है P1, ठीक है, यही वो प्रेशर है P1 जो एंट्री पर है। नाउ चूंकि ये जो कंप्लीट सिस्टम इट इज रोटेटिंग विद इन वाटर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो प्लेट है, ठीक है, ये जो वेन है, कर्व वेन है, कर्व प्लेट, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों बगल वाटर की फ्लो हो रही है। वाटर की फ्लो ऐसे भी हो रही है और दूसरे बगल से भी हो रही है, मतलब अक्रॉस दी कर्व प्लेट, मतलब ये कर्व प्लेट का एक थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन है। तो अक्रॉस दी कर्व प्लेट आप देखोगे तो इधर से भी वाटर की फ्लो हो रही है और इस तरफ से भी फ्लो हो रही होगी, दोनों बगल पानी का फ्लो हो रहा है। अब सुनिएगा बात को, ये जो प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शन करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ, ये आपको दिख रहा है ना, मतलब ये प्लेट रनर पे ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से ऐसा, या फिर आप इसको ऐसे देख पाएंगे, इस तरह से, ठीक है। कैसे, ऐसे आप देख पा रहे हो, ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कॉल तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या बोलूँ, दिमाग चाटते रहते हैं ये लोग, ऑनलाइन कोचिंग वाले। आइए पढ़ा दीजिए, स्पेशल क्लास लीजिए, आइए आइए आइए, खत्म। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक करता है, फोन मेरे को चाहिए, फोन बगल में रखना है, क्योंकि छोड़ो, फ्लो में रहते हैं। तो पानी क्या कर रहा है, ब्लेड के अराउंड फ्लो कर रहा है। ये ब्लेड आपने देखा था, तो इसके आउटर सरफेस से भी इनर सरफेस से भी दोनों बगल से पानी फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट रनर पानी के अंदर रोटेट कर रही है। यहाँ पे प्रेशर है P1। अब देखो जरा गौर से देखेंगे डियर, कहना क्या चाहता हूँ मैं, अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन लोगे, ठीक है, ये जो ब्लेड है, ये जो कर्व ब्लेड है यहाँ पे जो लगी हुई है इस पर्टिकुलर रनर में, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब यहाँ से कट कर लो, ये तो आपको ये थिन पेपर जैसा दिख रहा है, तो मैं ब्लेड का एक शेप बना के दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज करवा रहा हूँ, लेकिन इसका अगर क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे इन रियलिटी, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है। देखिए अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करूं, तो इस ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन है ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ये मैं बता रहा हूं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपको कब दिखेगा, व्हेन यू विल कट दिस ब्लेड, ठीक है। ये बीच से ये ब्लेड को कट कर दो, मतलब ये बीच से ये ब्लेड को कट कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है, समझ रहे, मतलब बीच से कट कर देंगे ब्लेड को, ऐसे बीच से कट कर दीजिए ऐसे, तो ये जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा साइड से ऐसा, दिस वन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन रहता है किसका, ये रनर में जो ये ब्लेड लगे हुए हैं उसके, इस तरह का ये क्रॉस सेक्शन रहता है।
तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन में आपको लग रहा है, देखो मान लो दोनों बगल से पानी का फ्लो हो रहा है मान लो, तो आपको लग रहा है कि ऊपर से जो वाटर है हाई स्पीड के साथ इधर से फ्लो करेगा ऐसा। यहाँ पे वाटर के पास स्पीड होगी ज़्यादा, हाई स्पीड, तेज़ी से फ्लो करेगा, लेकिन इधर नीचे से तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाएगा उतना, ठीक है, नीचे से उतना तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब नीचे, मतलब इनर साइड्स में जो वेलोसिटी होगी वाटर के पास, जो स्पीड होगी वो होगी लो स्पीड। नाउ यूज द कंसेप्ट ऑफ बर्नौली एनर्जी इक्वेशन, टोटल हेड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हेड P1 प्रेशर हेड था, अभी देखो P1 प्रेशर हेड था, आप देख रहे हो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको बोलते हैं एरोडायनामिक शेप, है ना, या फिर एयरफॉयल शेप, ठीक है। मतलब एरोडायनामिक होती है, जैसा एरोप्लेन वगैरह का सरफेस होता है वैसा ही होता है, एरोडायनामिक इन शेप, एरोडायनामिक शेप, ठीक है। और ये एरोडायनामिक शेप डिज़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, हाई इंजीनियर्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो रिएक्शन टरबाइन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, तो सुनिए अभी ये जो एरोडायनामिक या फिर एयरफॉयल, इसको हम एयरफॉयल शेप भी कहते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने ड्रैग एंड लिफ्ट वाले टॉपिक में पढ़ रखा था इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई स्पीड ऊपर की तरफ, एक तरफ हाई स्पीड देखने को मिलेगा अक्रॉस दी प्लेट, ये प्लेट के अक्रॉस, मतलब ये प्लेट है इसके थिकनेस के अक्रॉस, क्योंकि ये तो हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, तो इसके थिकनेस के अक्रॉस। तो इस तरफ आपका स्पीड है लो, स्पीड अगर लो है, मान लो टोटल हेड आपके पास यही h था दोनों बगल के लिए, चाहे एंट्री, मतलब इस तरफ एंट्री क्या बोल रहा हूँ, मतलब इस प्लेट के इस तरफ के लिए और इस तरफ के लिए, दोनों बगल के लिए हेड h ही है। तो एक तरफ हाई स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ प्रेशर होगा लो, हाई स्पीड प्लस लो प्रेशर की कॉम्बिनेशन एक तरफ बनेगी, जिधर हाई स्पीड होगा उधर प्रेशर होगा लो, दूसरी तरफ जिधर स्पीड लो है उधर प्रेशर होगा हाई। अगर ऐसा बात है तो मेरे को ये बताओ कि इस तरफ से एक प्रेशर लगा रहा होगा नेट प्रेशर, विच विल बी समथिंग P प्लस डेल्टा P, है ना, और इस तरफ से जो प्रेशर एक्ट कर रही होगी वो एक्ट कर रही होगी लेट्स सपोज P। सो क्या यहाँ से आपको देखने से एक मालूम नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एक नेट डिफरेंशियल प्रेशर एक्ट कर रही है फ्रॉम दिस साइड विच इज योर डेल्टा P, और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना, मतलब ये नेट डिफरेंशियल प्रेशर ऐसा एक डेल्टा P का प्रेशर एक्ट कर रहा है। प्रेशर डिफरेंस, यही काम होती है एरोडायनामिक शेप का, वो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है, समझ गए बात को, वो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो रनर जो है, देखना बात को, ये रनर है ऐसा, ठीक है, ये एक्चुअली में ये तो ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसा है, ऐसा वाटर आई एंटर करी इधर से भी, वाटर आई एंटर करी इधर से भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो एक प्रेशर लग रही है ऐसा डेल्टा P का इनर तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, एक डेल्टा P प्रेशर लग रहा है, ये डेल्टा P प्रेशर समझ में आया आपको, यही काम होती है ये एरोडायनामिक शेप का, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवा देता है। अब ये इसका अगर कंपोनेंट लोगे तो आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट मिलता हुआ नजर आएगा। एक कंपोनेंट आपको वर्टिकल मिलेगा, इस तरह का एक कंपोनेंट मिलेगा, ऐसा एक कंपोनेंट मिलेगा, इसको जस्ट ए मिनट लेट मी इसको थोड़ा और इंक्लाइन कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट आपको ऐसा मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा ऐसा, दो कंपोनेंट होंगे। ये वाला कंपोनेंट को हम कहेंगे FD और इसको हम कहेंगे FL। ये जो कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं FL, और ये क्या है, दिस इज योर लिफ्ट फोर्स, एरोप्लेन वगैरह जो लिफ्ट करता है तो यही लिफ्ट फोर्स नीचे से एक्ट करती है, इसलिए वो लिफ्ट करता है विंग्स के नीचे से। विंग्स का कैसे एरोडायनामिक शेप होता है, देखिए लिफ्ट फोर्स लगता है उसके नीचे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मान लो ऐसा है, तो ये यहाँ से लिफ्ट फोर्स लग जाएगा, तो ये राइज करने लगेगी, समझ रहे हैं, क्यों, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस। तो ये लिफ्ट फोर्स लगता है, तो यहाँ पे ये लिफ्ट फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा वेन के ऊपर कैसा लग रहा है, ऐसा एकदम, इसका हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो प्रेशर तो ऐसे इंक्लाइंड वे में लग रही है, तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से, दिस इज योर लिफ्ट फोर्स, और इस तरह से जो कंपोनेंट आ रही है दैट इज योर ड्रैग फोर्स।
ड्रैग फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज के मोशन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है ना। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम कहते हैं एफ डी। ड्रैग फोर्स वो किसी भी चीज का मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, स्ट्रेस लगाता है उस पर, उसके फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमको ड्रैग फोर्स का मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे अभी लिफ्ट फोर्स जो निकल रहा है, ये जो चीज यहाँ पे एक्ट कर रही है कुछ इस तरह से, ये जो लिफ्ट फोर्स है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर एनर्जी, ये जो लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रहा है ये इस रनर के ब्लेड के ऊपर कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। जैसा आपका इंपल्स फोर्स एक्ट कर रहा था सेम उसी तरह से लिफ्ट फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो क्या ये भी अबाउट द सेंटर ऑफ रनर एक रेडियल डिस्टेंस पे है, क्या ये लिफ्ट फोर्स भी टॉर्क नहीं जनरेट करेगा? देखो चूंकि ये ऐसे ही लग रहा है तो इसके कारण भी तो रनर होगा रोटेट, तो ये भी तो एक टॉर्क जनरेट कर रहा है। मैं दिखाता हूं आपको ये टरबाइन में फोटो में, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सुनिए, एक बार में बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किए। ये जो लिफ्ट फोर्स है ये इस वाले प्लेट पे देखो इस तरह से ये लिफ्ट फोर्स लग रहा है, एफ आई हमने लगा के दिखाया था, ये लग रही है अभी एफ एल, इस तरह का कुछ ये लिफ्ट फोर्स लग रहा है। तो क्या ये भी तो एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे है एंड दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग टॉर्क एंड इसके कारण भी आपका रनर होगा रोटेट, इसके कारण भी आपका रनर होगा रोटेट। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ रहा है? तो प्रेशर एनर्जी के कारण क्या जनरेशन हो रहा है, लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स क्या कर रहा है, रनर को कर रहा है रोटेट, मतलब उसके कारण भी एक वर्क डन प्रोड्यूस हो रही है, एक पावर जनरेशन हो रही है। यही जो लिफ्ट फोर्स होती है ना इसी को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। दिस पर्टिकुलर लिफ्ट फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज योर रिएक्शन फोर्स, समझ गए? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन फोर्स है जो कि ये लिफ्ट फोर्स है ना, और ये क्यों आ रही है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुई इसलिए। अब वो प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि वाटर दोनों सरफेस के अबाउट, ये जो वेन है इसके दोनों सरफेस के अबाउट वाटर फ्लो कर रहा है ना। तो वाटर जो कि दोनों सरफेस के अबाउट फ्लो कर रहा है और इसका शेप है एरोडायनामिक या फिर एयरफॉयल शेप, और एयरफॉयल शेप या फिर एरोडायनामिक शेप की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिफ्ट फोर्स को क्रिएट कर देगा। तो इस कारण से यहाँ पे भी एक लिफ्ट फोर्स क्रिएट होता है फ्रॉम इनवर्ड साइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड दिस लिफ्ट फोर्स हियर विल प्रोड्यूस द टॉर्क। वो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसके कारण वर्क जनरेशन होगी, पावर जनरेशन होगी। समझ में आ रहा है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये प्रेशर क्या कर रहा है? तो देखो अब सोचो, इसमें सोचते रहो। तो आपने बोला सर कि ये जो लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है प्रेशर डिफरेंस के कारण ये क्रिएट कर रहा है पावर। अगर ये क्रिएट कर रहा है पावर मतलब टरबाइन को रोटेट कर रहा है ये लिफ्ट फोर्स, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। यहाँ पे यही तो बात हो रही है, प्रेशर एनर्जी ही तो वो है, क्योंकि लिफ्ट फोर्स के कारण जब अभी यहाँ पे वर्क होगा, टरबाइन का रोटेशन मतलब रनर का रोटेशन होगा, तो लिफ्ट फोर्स आई ही तो है प्रेशर एनर्जी के कारण। तो प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी हियर। Is it clear to you all? If your pressure energy is getting converted into work energy, so think about the condition when water will flow through the blade of the runner. आउटर फेरीफेरी से इनर फेरीफेरी की ओर जा रहा है, लिफ्ट फोर्स जनरेशन हो रही है, उसके कारण टरबाइन आपका रोटेट कर रहा है, तो मतलब प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। मीन्स जब पानी एग्जिट करेगा, जब वाटर एग्जिट करेगा, एग्जिट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम इनर फेरीफेरी ऑफ द वेन, है ना। इनर फेरीफेरी ऑफ द वेन, यहां से पानी जब एग्जिट करेगा तो उसके पास जो प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली जो प्रेशर के साथ वो एंट्री किया था उससे कम होगा, बिकॉज द प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन फॉर्म। क्यों? ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लिफ्ट फोर्स जो कि डिफरेंशियल प्रेशर के कारण जनरेट हो रही है यहाँ सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पे प्रेशर इज चेंजिंग, प्रेशर इज चेंजिंग। कैसे? P1 प्रेशर से एंट्री हुआ, लिफ्ट फोर्स वगैरह सब जनरेट हुआ, वर्क हो गई, एग्जिट पे प्रेशर इज P2 विच विल बी लेस देन P1 प्रेशर। विजुअलाइज हो रहा है? ये लेस होगा P1 प्रेशर से कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? अरे जो प्रेशर एनर्जी स्टार्टिंग में था उसके कारण लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस हुई और वो फोर्स के कारण आपका वर्क डन हो रहा है, मतलब एनर्जी कंज्यूम हो गया, एनर्जी इज गेट ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। तो एग्जिट जो होगी, जो वाटर एग्जिट कर रही होगी फ्रॉम द इनर फेरीफेरी ऑफ द वेन, सॉरी इनर फेरीफेरी ऑफ द रनर, है ना, वेन तो नहीं, रनर का इनर फेरीफेरी से जब एग्जिट कर रहा होगा पानी आपका, उसके पास जो प्रेशर होगा
दैट विल बी वेरी मच लेस देन जो प्रेशर एनर्जी के साथ वाटर एंटर किया था वेन के ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब वाटर फ्लो कर रहा है रेडियली अलोंग द रनर, मतलब रेडियली अलोंग द रनर मतलब वेन के ऊपर जब फ्लो कर रहा है, वेन मतलब प्लेट, कर्व प्लेट्स है ना, ये जो कर्व प्लेट्स इसके ऊपर जब फ्लो कर रहा है एयर, तो प्रेशर इज चेंजिंग। कंपेयर करो इंपल्स टरबाइन में, इंपल्स टरबाइन में वाटर फ्लो कर रहा है तो जहां पर भी फ्लो कर रहा है पूरे सिस्टम में प्रेशर इज कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक 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 एटमॉस्फेरिक। इन केस ऑफ इंपल्स टरबाइन जो बकेट था हमने बताया था डबल हेमिस्फेरिकल बकेट पेल्टन साहब ने यूज किया था, तो वो एयर में रोटेट कर रहा था, तो बकेट के दोनों बगल वहां पर भी लगभग एरोडायनामिक सेफ कर्व प्लेट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां भले ही एरोडायनामिक सेफ वगैरह है लेकिन प्रेशर डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस देयर। यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर में, अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उधर प्रेशर डिफरेंस जनरेट नहीं होता। समझ गए बात को? तो इसलिए वहां लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। जहां जैसे आपको प्रेशर डिफरेंस जनरेशन मिलेगा, आपको जैसे प्रेशर डिफरेंस थोड़ा सा मिला तो लिफ्ट फोर्स का डेवलपमेंट होगा। वो लिफ्ट फोर्स के कारण जैसे यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मैंने आपको समझाया, तो इस पर्टिकुलर लिफ्ट फोर्स के कारण आपका ये रनर जो है रोटेट करेगा, मतलब वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है। हैंस जब आपकी वाटर मूव करेगी रेडियली फ्रॉम इनर फेरीफेरी टू आउटर फेरीफेरी, सॉरी फ्रॉम आउटर फेरीफेरी टू इनर फेरीफेरी, बाहर से अंदर जा रहा है ना, इनवर्ड रेडियल है, तो आउटर फेरीफेरी से इनवर्ड की तरफ जब मूव करेगा तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे finally I can say that P1 will be P1 at entry जो आपको है, it will be far greater than P2, means P2 is less, P2 is less। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। ये क्यों हो रहा है? इट इज अकरिंग ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स क्या है? ये जो लिफ्ट फोर्स मैंने आपको यहाँ समझाया, दिस इज ओनली योर रिएक्शन फोर्स। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन टरबाइन का केस बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है फाइनली, अब आपने समझा जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है इट इज ड्यू टू इम्पल्स फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। इसलिए इस तरह के टरबाइन को हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हैं अलग अलग, जिसके कारण वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट वन इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, एंड सेकंड वन इज द प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इम्पल्स फोर्स जो है दैट इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, है ना, वेलोसिटी ऑफ द वाटर व्हाट इज इट इज हैविंग एट द एंट्री पॉइंट। और जो रिएक्शन फोर्स है इट इज ड्यू टू डिफरेंशियल प्रेशर, इसी कारण से लिफ्ट फोर्स मिला। तो दोनों के कारण एक टॉर्क जनरेट हो रहा है और दोनों ही आपका रनर को रोटेट करेगा। समझ में आया? तो इसलिए इसको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी हम लोग कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इसका ये यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था। V1 का इफेक्ट क्या है, V2 का इफेक्ट क्या है, दोनों ही चेंज हो रहा है। ठीक है, V1 क्यों चेंज हो रहा है? वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा था V1 V2 में, इसलिए वहाँ पे वो V1 मतलब वेलोसिटी वगैरह चेंज हो रहा है। प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये भी समझ गए। तो एंट्री पे जो V1 V2 होगा, जो कर्व प्लेट है, जो वेन है, इसके ये एरोडायनामिक शेप का होता है। ठीक है, इसके एंट्री पे जो V1 V2 होगा, मतलब सॉरी V1 एंड P1 होगा, एंट्री पे जो V1 P1 होगा, वेलोसिटी एंड प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, एग्जिट पे वो नहीं होगी, एग्जिट पे इट विल बी लेस देन दैट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन टरबाइन। बताओ कहीं पढ़ा था? एक कमेंट आया एक बच्चे का, मैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको एक्चुअली हाइड्रोलिक मशीन के क्लासेस को लेके आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज व्यूज आर नॉट कमिंग, 50 व्यू 60 व्यू ऐसा। ठीक है, जबकि कोई दूसरा चैनल पे मैंने देखा ही था कल लाइव आके 30 मिनट को अरे कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैंने लिखा था आई थिंक आई एम वेस्टिंग टाइम नाउ। हाइड्रोलिक मशीन क्लासेस समझ नहीं आ रहा है क्या डियर? जहाँ पर लोगों को इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखना नहीं आता, वो पीडीएफ बनाकर लाइव आते हैं और डैश 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 करते हैं। देयर वीडियो गेट्स 300 लाइक्स मतलब हंसा भी था फिर। दिस इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट, रियली इट इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट, बिकॉज आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, लॉजिक्स। व्हाट यू विल डू आफ्टर रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला अनलेस एंड अनटिल
यू आर एबल टू डिजाइन द पर्टिकुलर थिंग। आपको उसका बेसिक्स अंदर मालूम ही नहीं है। अभी क्वेश्चन में पूछेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से आता है जो हमने अभी कंपैरिजन किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इंपल्स टरबाइन के केस में अंदर में प्रेशर होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे जब रनर के ऊपर जब आपका फ्लो होता है प्रेशर वेरी करता है। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज चेंजिंग। तो दिस इज अ स्टेटमेंट विच दे आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो ये आप तभी विजुअलाइज कर पाते हैं, तभी समझ पाते हैं जब ये कॉन्सेप्ट को समझा है। याद करने से आपको बस याद रहता, लेकिन अभी आप इमेजिन करके सब चीज बता पा रहे हो। हाँ, यस, व्हाई इट इज अकरिंग लाइक सो। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये बात है। सो इम्पैक्ट ऑफ बैड ऑनलाइन एजुकेशन लीड टू फेलियर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन, व्हाट शुड आई डू? तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। उनमें से एक बच्चा था जिनका एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी आज के टाइम पे। सर, यू आर माई फाउंडेशन, फ्रॉम योर वीडियोज only I got fundamentals and real world application of civil engineering. From your support I cleared gate 2 times. Good luck. Thank you so much for your help sir. No one can teach like you. Teach, अभी सभी का अलग अलग अंदाज होता है, बट वन थिंग आई मस्ट से टू ऑल फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो पढ़ने आ रहे हैं। अब तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम होगा, तुम पढ़ाने लगोगे तो वो गलत बात। तुम्हें अगर मालूम है तो ही वो क्लियर कट बताओ, कुछ भी आके नहीं पढ़ो, या फिर पढ़ो बैठ के स्टूडेंट बन जाओ, वो जरूरी है। लर्न दी थिंग्स। अगर 40 साल के हो गए फिर भी कुछ चीजें नहीं सीख पाए तो अपना ये सिस्टम बंद करो, वो जरूरी है। या फिर लर्न दी थिंग्स एंड मेक स्टूडेंट लर्न, उनको समझा दीजिए, बिकॉज ये सब चीज बेसिक पार्ट है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी डेरिवेशन भी रटवा देता तो भी आपका काम बन जाता, बट एसर्शन रीजनिंग थ्योरी टाइप क्वेश्चंस आप कुछ दिमाग में नहीं होता। बार बार पढ़ते, बार बार जिंदगी भर कभी हाइड्रोलिक मशीन समझ नहीं पाओगे, जिंदगी भर बार बार पढ़ोगे भूलोगे, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, ऐसा होता है और ये रियलिटी में भी होता है। तो लव तो करते हैं स्टूडेंट्स, एंड I love you all. Okay. Thank you very much. Sir, genuinely I watch your channel and your teaching style is brilliant. Indian teacher like you, but failure of system that teacher advertisement वगैरह। बिल्कुल वही वो बच्चे लिख रहे हैं, सर आप एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ाने के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करने का कोशिश करते हैं। खैर ये सब तो क्लास में एडिशनल बातें थी, वो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोग कोई अगर देख रहे हैं, ठीक है, आपको रियली अगर फायदा पहुंच रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है वो तो हमको डाउट में करिए। डाउट हमारा नंबर दिया हुआ है 7008420353। लेकिन अगर आप तक फायदे पहुंच रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को जो प्रिपरेशन शेड्यूल में है, जो फेज में है, उनको जरूर सजेस्ट करिए क्लासेस, सो दैट दे कैन इनहेंस देयर स्किल्स। वॉट एवर थिंग्स विल बी पॉसिबल, आई विल ट्राई माई 100% बेस्ट टू एनहेंस योर स्किल। ओके, एक छोटा सा कंपैरिजन और कर लेंगे। इंपल्स टरबाइन जो हमने बताया था और रिएक्शन टरबाइन, यहाँ पे जो आपने देखा मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है। तो ये जो मैकेनिज्म रिएक्शन टरबाइन के लिए था, ये सभी रिएक्शन टरबाइन के लिए अप्लीकेबल होंगे। और इसको रिएक्शन टरबाइन क्यों कहते हैं ये बात क्लियर होगी। इंपल्स टरबाइन के केस में केवल इंपल्स फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द जेट, इंपल्स फोर्स लगाता था ब्लेड के ऊपर, उसी के कारण आपका रनर ऑफ द इंपल्स टरबाइन जो कि होता था टेंजेंशियल फ्लो रनर इज रोटेटेड लाइक पेंडल व्हील टरबाइन जो हमने देखा था, इज रोटेटेड, मतलब वर्क प्रोड्यूस जो हो रहा था इट इज ड्यू टू इंपल्स फोर्स ओनली, बट हियर द वर्क प्रोड्यूस इज ड्यू टू बोथ द टाइप ऑफ फोर्सेस, इंपल्स एंड रिएक्शन फोर्सेस। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दो, इंपल्स टरबाइन के केस में आपका प्रेशर होता था पूरे सिस्टम में कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ रहता था, प्रेशर वाज कांस्टेंट, प्रेशर वाज नॉट चेंजिंग देयर, ओनली काइनेटिक एनर्जी वाज चेंजिंग, ये हमको मालूम था। इसलिए V1 is greater than V2, absolute velocity at entry was greater than absolute velocity at exit, क्योंकि वहां पे केवल पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में ट्रांसफर हो रहा था। बट हियर इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, हियर प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ चेंजेस व्हेन योर वाटर फ्लो मीन्स ओवर द रनर, दोनों चेंज होता है। समझ गए बात को? तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं है डियर इन दिस सिस्टम,
ठीक है, तो ये सारे बातें जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए सब बहुत बेसिक है, वेरी बेसिक। ये सब मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई भी आपको पढ़ा के समझाया होगा इस तरह से चीज़ों को। अच्छे से पढ़िए, सुनिए, जो जो नोट डाउन करनी है, जो बातें हमने बोला वहां से भी कुछ नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये सब जो सुने हो सब कुछ हम लिखवाएंगे अभी। आई विल मेक यू राइट डाउन। फिर उसके बाद जो डायग्राम हमने बनाया था वो डायग्राम को आपको बनानी है। मैं आपको बताऊंगा अभी और कंसेप्ट सिखानी है। रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट बाकी है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनिएगा। लेट्स सपोज जो ऑब्जर्वर है वो ब्लेड के ऊपर ही बैठा है, मतलब ये जो टरबाइन है उसका जो रनर है जो कि रोटेट करता है, रनर के ब्लेड के ऊपर ही आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, तभी उसको रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर बाहर में खड़ा है तब उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी वगैरह दिखेगा। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को ब्लेड के ऊपर ही बैठा दिया। तो ऑब्जर्वर को ब्लेड के ऊपर बैठा देने के कारण ये जो रोटेटिंग रनर है ये ऑब्जर्वर के लिए हो गया स्टेशनरी, क्योंकि वो तो बैठा हुआ है ब्लेड के ऊपर, उसको मालूम नहीं कि वो घूम रहा है, वो तो यही समझ रहा है कि मैं स्टेशनरी पोजीशन पे हूँ। समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई चीज, ये सब चीजों को कोई व्यक्ति बाहर से देख रहा होता तो उसको दिखता है कि यार रनर वगैरह रोटेट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड, मतलब उस पर बैठा हुआ है, ब्लेड के ऊपर ही बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए ब्लेड है स्टेशनरी। ध्यान से अब सुनिएगा आगे का बात। ऑब्जर्वर ने क्या किया, ये जो ब्लेड है, ठीक है, इसके एंट्री पॉइंट पे, पॉइंट वन एंड एग्जिट पॉइंट पे इन्होंने क्या लगाया, एनर्जी इक्वेशन। ऑब्जर्वर है ब्लेड पर, ब्लेड के ऊपर ही बैठा हुआ है, इन्होंने एनर्जी इक्वेशन लगाया एट एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री पे प्रेशर कितना था, P1। तो ऑब्जर्वर चूंकि ब्लेड के ऊपर ही बैठा है तो उसको लगेगा पानी जो एंटर कर रहा है यहाँ से VR1 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। फिर एग्जिट पे वो देख रहा है प्रेशर है P2, और पानी जो एग्जिट पे एग्जिट कर रहा है वो VR2 रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एग्जिट कर रहा है। और मान लो दोनों पॉइंट का डेटम हेड है Z1 Z2। ठीक है, ऐसा। और मान लीजिए अगर प्लेट में फ्रिक्शन वगैरह भी है तो कुछ हेड लॉस वगैरह भी हो जाएगा HF। तो एनर्जी इक्वेशन में लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे P1 बाई रोजी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कहाँ है, ब्लेड के ऊपर ही बैठा हुआ है, प्लस VR1 का स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रोजी प्लस VR2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉस इफ एनी व्हेन योर प्लेट इज योर रफ, तब। तो देखिए यहाँ पे डेटम हेड को जनरली आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये डेटम बहुत करीब करीब होंगे, है ना, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, खत्म कर दो। आप नहीं भी कंसिडर करोगे तो चलेगा, वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डालता। तो डेटम हेड को हमने कर दिया इग्नोर। तो अभी मेरे पास कितना बचा, बस इतना, और प्लस हेड लॉस। इसको ऑब्जर्वर को वर्क डन होता हुआ नहीं दिखेगा, उसको रनर रोटेट होता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क डन वाला कंपोनेंट नहीं ऐड किया। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता तो मैंने लिखने का तरीका समझाया हुआ था इससे पहले, तो हमने एनर्जी इक्वेशन जब लिखा था तो वहां पे हमने वर्क डन को भी ऐड किया था, याद करो। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर तो रनिंग ब्लेड के ऊपर ही है, स्टेशन, तो उसको लगेगा कि ये जो इम्पेलर है या फिर ये जो रनर है ये स्टेशनरी है, भले ही वो रोटेट कर रहा है लेकिन उसे लगेगा कि ये स्टेशनरी है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। अब देखिए, अभी अभी कॉन्सेप्ट को देखा कि प्रेशर हो रहा है डिक्रीज, टोटल हेड तो होता है कांस्टेंट इक्वल टू H, प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। जब रनर के थ्रू से, मतलब ब्लेड के थ्रू से, जो ब्लेड है उसके थ्रू से जब वाटर की फ्लो हो रही है तो एंट्री और एग्जिट पे जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है P1 से P2, इट इज चेंजिंग। और प्रेशर चेंजिंग कुछ ऐसा हो रहा है कि P2 प्रेशर इज लेस देन P1 प्रेशर। तो सुनो, तो टोटल हेड कांस्टेंट है H, तो एंट्री पे प्रेशर है ज़्यादा तो वेलोसिटी के कारण जो हेड होगा वो होगा कम, मतलब एंट्री पे वेलोसिटी VR1 होगी कम और P1 होगा ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे ब्लेड के ऊपर आपका वाटर फ्लो किया, फ्लो करते करते एग्जिट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं P2 हो गया कम, तो एट द सेम टाइम VR2 क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा,
Vr2 विल बी मोर, प्लस इसमें कुछ हेड लॉसेस HF, तो HF तो कांस्टेंट रहेगा, जितना होना है उतना होके रहेगा, तो प्लस HF। तो इनको अब देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन आया वो क्या आया, Vr1 इज लेस देन Vr2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कर रही है डिक्रीज, तो वेलोसिटी हो रहा है इंक्रीज। समझ गए, ये किसको दिख रहा है, ये दिख रहा है वो ऑब्जर्वर को जो प्लेट के ऊपर ही बैठा हुआ है, उसी को दिख रहा है। तो उसको यही दिखेगा, उसको यही लगेगा कि चूंकि प्रेशर डिक्रीज होते हुए चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज होते हुए चल रहा है, मतलब थोड़ा स्लो वेलोसिटी के साथ पानी एंटर हुआ लेकिन बहुत तेजी से निकल रहा है पानी एग्जिट से, उसको ये लगेगा ड्यू टू दिस प्रेशर चेंजेस, है ना। तो यहाँ पे यही लॉजिक बैठती है कि रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री इज लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। समझ गए बात को, ऐसा। प्लस अभी ये हमेशा ट्रू होगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, सो फॉर ऑल रिएक्शन टर्बाइंस आपका यही कंडीशन होगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री विल बी लेस देन रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट। लेकिन इंपल्स टर्बाइन के केस में हमने ये देखा था माय डियर कि रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री जो होता था वो ज्यादा होता था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट होता था कम। वो किस लिए होता था वैसा, वहां पे ऐसा इसलिए आया, वहां पर भी ऑब्जर्वर को हमने प्लेट पे ही बैठाया था और फिर हमने ये एनर्जी इक्वेशन को लगाया था, तो भी हमको वही रिजल्ट मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि वहां पे प्रेशर था कांस्टेंट, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं है, वहां पे प्रेशर था आपका कांस्टेंट, प्रेशर में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा था। सो उसे ये लग रहा था कि जैसे वाटर एंटर हुई, फिर एंटर होने के बाद ड्यू टू प्लेट फ्रिक्शन कुछ लॉस हो गया एनर्जी में, फिर पानी एग्जिट कर गई, उसको बस इतना लग रहा था, है ना। और मान लो अगर प्लेट फ्रिक्शन नहीं है तो Vr1 बराबर होता था Vr2 का, ऐसा लगता था। यही तो हमने देखे थे इंपल्स टर्बाइंस के केस में कि अगर फ्रिक्शन हेड लॉस नहीं है प्लेट के ऊपर, HF इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केसेस में Vr1 इक्वल टू Vr2 स्मूथ प्लेट के केस में। लेकिन अगर हेड लॉस है तो Vr1 विल बी नॉट इक्वल टू Vr2, कुछ ना कुछ लॉस होगा और Vr2 विल बी लेस, क्योंकि हेड लॉस के फॉर्म में कुछ लॉस हो गया। ये ऑब्जर्वर को दिखा जो प्लेट के ऊपर बैठा हुआ था, बस वहां पे प्रेशर थी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर हो रहा है चेंज, और ऑब्जर्वर जो प्लेट के ऊपर बैठा है उसको यही दिखेगा कि प्रेशर ज्यादा से कम होते हुए चल रहा है, तो वेलोसिटी कम से ज्यादा होते हुए चल रहा है, क्योंकि हेड है कांस्टेंट। समझ गए बात को। सो ऑलवेज इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, हमेशा ऑलवेज आपका रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट विल बी मोर देन रिलेटिव वेलोसिटी एट एंट्री एनी कंडीशन। वो कभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इंपल्स टर्बाइन के केस में इक्वल हो सकता था एक पर्टिकुलर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, जिस पर्टिकुलर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपका प्लेट होता था स्मूथ। लेकिन यहाँ पे प्लेट स्मूथ भी होगा तो भी इक्वल नहीं होगा, प्लेट रफ भी होगा तो भी इक्वल, रफ तो होगा तो ऑब्वियसली वेरी करेगा ही करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर रफ होगा तो थोड़ा हेड जो इन दोनों के कारण है एंट्री पे, वो फ्रिक्शन के फॉर्म में जाएगा, लेकिन उतना भी ज्यादा रफ नहीं होगा ये कि आपका Vr1 से कम हो गया Vr2, ऐसा नहीं होगा। Vr2 विल बी ऑलवेज मोर देन Vr1। बात दिमाग में अट गई, ठीक है। इसको आप न्यूमेरिकली ऐसे समझ सकते हो ना, समझ लो टोटल हेड था 100, ये टोटल हेड था 100, ठीक है। 100 में प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड थी, तो इनिशियली मान लो, इनिशियली जो प्रेशर हेड था वो था आपका 60 प्लस वेलोसिटी हेड था आपका ये था 40, तो 100 बना रही थी। तो मान लीजिए जब फ्लो होगी तो प्रेशर हेड डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होते 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 ये हो गया 10, तो कितना डिक्रीज हो गया 50 डिक्रीज हो गया। तो वेलोसिटी हेड क्या दिखना चाहिए एग्जिट पे, हेड तो कांस्टेंट है 90 दिखना चाहिए, तभी तो ये होगा 100 अगेन। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अभी मान लो इसमें हेड लॉस भी हो रहा है ना, तो हेड लॉस भी मान लो 10 का, तो 60 प्लस 40 इक्वल टू 10 प्लस 80, और हेड लॉस हो गया 10 मीटर का, मान लो इतना ज्यादा तो होता नहीं लेकिन फिर भी मान लो हो गया, फिर भी वेलोसिटी ज्यादा दिख रहा है कि नहीं हमको, फिर भी तो वेलोसिटी ज्यादा दिख रहा है। तो यही बात है। तो इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट will be always greater than relative velocity at entry, and these velocities will be never equal, कभी इक्वल नहीं होगा, चाहे प्लेट स्मूथ हो रफ हो, कभी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट को लिखना है
ठीक है, फिर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कब कब लिखना है, अभी अभी जस्ट नोट को डिक्टेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक स्टार पॉइंट बना के ये टेबल को यहीं पे लिख देता हूँ एक ही जगह पे कि VR2 विल बी नेवर इक्वल टू VR1, एंड ये ऑलवेज ये होता है कि VR2 is far greater than VR1 in case of reaction turbine। बस एक ही कारण, वहां था प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर हो रहा है चेंज, इस कारण से ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। समझ में आया? सो डियर, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, इसको अब हम नोट डाउन करेंगे, इसको अब हम लिखेंगे। मैं आपको डायग्राम बताऊंगा कब बनाना है, पहले इसे लिखेंगे। तो लिखेंगे तो ये डायग्राम पे मैं पहले लिखे चलता हूँ, तब वहीं से लिखना चालू करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी क्या करना है आपको, ये डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है, अभी कुछ नहीं करना है। अगर बना लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। आप सिंपली लिखिए प्रिंसिपल डालिए हेडिंग, और मैं अभी डिक्टेट करूंगा आपको, फिर उसे हम लिखेंगे। आप हेडिंग डालिए प्रिंसिपल, फिर आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू, देन वी विल राइट, आई विल टेल यू हाउ टू राइट। तो स्टार्ट प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPLE, प्रिंसिपल। ठीक है, लिखिए, लिखना शुरू करिए। वाटर इज सप्लाइड बाय पेनस्टोक, water is supplied by penstoke, I will dictate at normal speed, you just write it down. Water is supplied by penstoke from reservoir to turbine, comma, then water enters into the casing, then water enters into the casing में enter हो, full stop. Next, the casing is always filled with water, केसिंग हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, ये एक लाइन। नेक्स्ट, इनसाइड द केसिंग ए नंबर ऑफ गाइड वेन्स आर प्रोवाइडेड, इनसाइड द केसिंग ए नंबर ऑफ गाइड वेन्स आर प्रोवाइडेड विच आर परमानेंटली फिक्स्ड विद द केसिंग, विच आर परमानेंटली फिक्स्ड विद द केसिंग। ये केसिंग के साथ परमानेंटली फिक्स्ड है ना, ये वाटर को गाइड करते हैं, सो दैट द वाटर इज गोइंग टू एंटर एट द tip of the runner, tip of the blade of the runner। ठीक है, next line, these veins are used to convert the head available with water, these veins are used to convert the head available with water partially into kinetic energy, partially into kinetic energy। मतलब मैंने जो समझाया था, ये गाइड वेन्स का काम क्या था, ये पूरा का पूरा जो प्रेशर एनर्जी है पानी का, उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट नहीं करता था, कुछ वेलोसिटी में कुछ प्रेशर में रह जाती थी, है ना। मतलब ये नोजल जैसा काम करता था, लेकिन नॉट कंप्लीटली एज ए नोजल। तो यही चीज मैंने लिखवाया यहाँ पे आपको कि दिस वेन्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हेड अवेलेबल विथ वाटर पार्शियली इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, देयरफॉर वाटर एंटर ओवर द रनर, देयरफॉर वाटर एंटर ओवर द रनर with kinetic energy and pressure energy। रनर पे जो एंट्री होता था पॉइंट 1 पे, एंट्री पॉइंट पे पानी के पास P1 V1 दोनों होता था, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। नेक्स्ट लाइन, एज द वाटर स्ट्राइक ओवर द मूविंग वेन, एज द वाटर स्ट्राइक ओवर द मूविंग वेन, इट विल अप्लाई इम्पल्स फोर्स due to kinetic energy, it will apply impulse force due to kinetic energy of water and rotate the runner। मूविंग वेन मतलब कहने का मतलब है अभी वेन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो मूव हो सकता है, उसका नाम ही है मूविंग वेन। समझ गए क्या लिखवाया? एज द वाटर स्ट्राइक ओवर द मूविंग वेन, मतलब इसका नाम है ना मूविंग वेन, इसको हम मूविंग वेन भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए बगल में डाल के, these are also called as moving vein। तो जैसे ही पानी इस मूविंग वेन को स्ट्राइक करेगा तो क्या वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इट विल जनरेट द इम्पल्स फोर्स, और वो इम्पल्स फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल रोटेट दैट पर्टिकुलर रनर, मूविंग वेन, है ना। इसको हम मूविंग वेन भी कहते हैं। वही चीज हमने लिखवाया, एज द वाटर स्ट्राइक ओवर द मूविंग वेन इट विल अप्लाई इम्पल्स फोर्स due to kinetic energy of water and rotate the runner, Next,
आगे लिखिए, एज द वाटर फ्लोज ओवर द मूविंग वेन, ये जो मूविंग वेन है इसके ऊपर अब जब रेडियली वाटर फ्लो करेगी, एज द वाटर फ्लोज ओवर द मूविंग वेन इट क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस, इट क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस ओवर द मूविंग वेन, ओवर द मूविंग वेन अक्रॉस द वेन सरफेस, वेन सरफेस के अक्रॉस में, है ना, समझाया था वेन सरफेस के अक्रॉस में, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन हमने देखा था, तो क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, अक्रॉस, तो अक्रॉस दी वेन सरफेस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एरोडायनामिक शेप ऑफ द वेन, ड्यू टू एरोडायनामिक शेप ऑफ द वेन, कॉमा ड्यू टू विच वाटर विल अप्लाई लिफ्ट फोर्स, जिस कारण से पानी एक लिफ्ट फोर्स अप्लाई करता है, लिफ्ट फोर्स, कॉमा दिस लिफ्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन फोर्स, ये जो लिफ्ट फोर्स है इसको हम रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, दिस लिफ्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन फोर्स, ठीक है, विच एक्ट ऑन द वेन, कॉमा डेवलप्स द टॉर्क, कॉमा डेवलप्स द टॉर्क एंड प्रोड्यूसेस वर्क, डेवलप्स द टॉर्क एंड प्रोड्यूसेस वर्क, क्लियर है, यहां तक लिखा। इसके बाद क्या आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाना है, वो जो हमने बताया था, ये वाला ड्राइंग बना लीजिए, इसके आगे डिक्टेट करते हैं, ये आप लिख लीजिए, इसके नीचे ये वाला पार्ट लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट लिखिए, इसके इतना लिखने के बाद ये पार्ट लिखिए, ये लिखने के बाद आगे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, पॉज करके लिख लो, आगे हम डिक्टेट करें उसको लिखना, द इम्पल्स एंड रिएक्शन फोर्स, the impulse and reaction force will rotate the runner, the impulse and reaction force will rotate the runner, therefore these turbines are also called as impulse reaction turbine, these turbines are also called as impulse reaction turbine, in reaction turbine, ये जो टर्बाइन है impulse reaction turbine या reaction turbine जिसको हम कहते हैं, in reaction turbine both kinetic energy and pressure energy of water contribute into रनर पावर, यहाँ पे जो रनर पावर आपको मिलती है वो दोनों तरह की एनर्जी के कारण मिलती है, जो काइनेटिक एनर्जी है एंड जो प्रेशर एनर्जी है वाटर का। तो एक बार फिर से डिक्टेट कर देता हूँ, इन रिएक्शन टर्बाइन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट इनटू रनर पावर, ठीक है, होप कि आपने लिखा होगा, थोड़ा स्पीड है अगर डिक्टेशन तो आप कमेंट करिएगा, बट ट्राई टू राइट इट एज इट इज, वीडियो लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए। इतना लिख लिया, इसके बाद अब क्या लिखो, इसके बाद लिखो ये डायग्राम बनाइए आप बढ़िया से, ये डायग्राम को बना दीजिए, ठीक है, सब समझा रखे हैं आपको हमने, इस डायग्राम को बनाओ, फ्रांसिस टर्बाइन रेडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ रनर है ये, और क्या क्या गाइड वेंस, ठीक है, इसका इसमें लिख दो, इसका कुछ हाइड्रोलिक फंक्शन भी है, ये लीक प्रूफ एयर टाइट वगैरह होना चाहिए, इट हैज सम हाइड्रोलिक फंक्शंस। नेक्स्ट हो गया, बाकी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे FL और FI दोनों दिखा दीजिएगा, FL FI दिखा दीजिएगा, यहाँ पे ये एरो जैसे हमने बताया गाइड वेन्स के ऊपर, वहाँ पे सब दिखाइएगा एरो वगैरह कि वाटर साइमल्टेनियसली एंटर कर रहा है ना, सभी गाइड वेन्स पे, फिर गाइड वेन के एग्जिट से आपका वाटर एंटर कर रहा है एट टिप ऑफ द मूविंग वेन, एट टिप ऑफ द मूविंग वेन, इन सब चीज़ों को दिखाइएगा, इसी तरह से बनाइए डायग्राम को, ठीक है, ओके। ये कौन सा व्यू है ये भी लिखिए, दिस इज योर टॉप व्यू, ये व्यू हम क्यों बार बार डिस्कस करें, क्योंकि इस पर भी बेस्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको दे देंगे दिस इज विच व्यू, फोटो बना के इमेजिन करना बहुत जरूरी है। तो ये ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू हम देख रहे हैं, तो हमें ये सब चीजें दिख रही हैं, साइड से देखोगे ऐसा दिखेगा, ऐसा, और रनर इसके ऊपर रहेगा ऐसा, मतलब ये होगी ब्लेड, और रनर कैसा होगा यहाँ पे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, तो हम अभी ऐसे देख रहे हैं, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं, सोचो ऐसे देख रहे हैं, मतलब अभी जो देख रहे हैं हम ये टॉप व्यू देख रहे हैं ऐसे, रुकिए, अभी जो हम ये देख रहे हैं ये हम ये देख रहे हैं टॉप व्यू ऊपर से, तब हमको ये रनर दिख रहा है, इस पर शाफ्ट दिख रहा है, फिर ये ब्लेड्स दिख रहे हैं, फिर गाइड वेन्स भी दिख रहे हैं, ये टॉप से दिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये रनर एक्चुअली में ये कैसा, इसको ऐसे कर दीजिए ऐसा, ठीक है, और तुम सामने से दिखते, इधर से देखते, तो यहाँ पे क्या दिखता आपको, ये वाली चीज़ दिखती, ठीक है, वाटर ऐसे एंटर हो रहा है,
ऐसे एंटर हो रहा है, ऐसे एग्जिट हो रहा है। ये यहाँ पे आपको साफ्ट भी दिखता है, ये साफ्ट भी दिखता है, ये साफ्ट फिर एक डॉटेड मतलब एक डॉट जैसा नहीं दिखता, साफ्ट बाहर निकलता हुआ दिखता। इमेजिन करो यहाँ से पानी एंटर हुआ, इधर से एग्जिट हो गया, तो फोर्स लगाया तो रनर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, वो दिखता है। तो वो अलग अलग व्यूज़ आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो वो व्यूज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में हर जगह। इमेजिनेशन इज मस्ट बी कंप्लीट, यही तो है दिमाग की पावर को इम्प्रूव करना। तो ये डायग्राम को बना लिया आपने, इसके बाद आप ये लिखिए, ये लिखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं एंट्री एंड एग्जिट पे। ये लिखिए, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रहा है, प्रेशर एनर्जी भी चेंज हो रहा है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है ये लिखा। ये लिखने के बाद आप लिखिए ये, कौन सा लिखोगे, वो लिखने के बाद ये वाला दिस नोट, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को जो समझाया था। यहाँ पे अगर लिखना है तो ये भी लिख लीजिए, ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन दी ब्लेड ओनली, ठीक है, तो उससे रिलेटिव वेलोसिटी सारा कुछ दिख रहा है। और इम्पल्स टरबाइन में हमने समझा दिया, वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो प्लेट है उस पर क्यों नहीं दिख, उस पर क्यों आपको ऑब्जर्वर को रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल या फिर एग्जिट पे रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जब पानी फ्लो कर रहा है तो प्रेशर रह रही है कांस्टेंट, उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है। क्लियर है, राइट आउट। कोई डाउट, एनीथिंग दैट कमेंट। पसंद आया हो वीडियो क्लासेस तो लाइक कर दीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लाइक करेंगे तो मोटिवेशन आती है, नहीं तो बारंबार कमेंट निकलते रहते हैं, ठीक है। चलिए।